Hello friends and welcome to the video on DC machine and transformer. Our today's topic is ideal and practical transformer. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the ideal and practical transformer. इसके पहले हमने ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कौन से टाइप्स होते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, देन कंस्ट्रक्शन क्या है ट्रांसफार्मर का, वर्किंग क्या होता है, देन कोर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन कैसे होता है, ये सब पढ़ा है। इस वीडियो में हम आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे फॉर द नो लोड एंड लोड कंडीशन फॉर द डिफरेंट लोड। Learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is use single phase transformer for different application. तो single phase transformer different application के लिए कैसे यूज़ होता है, ये हमें इस यूनिट को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। Then learning outcome. Understand single phase transformer. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसकी फेजर डायग्राम कैसे होंगी, ये सब हमें इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा। देन रिफ्लेक्शन स्पॉट। आप जब इस वीडियो को देखोगे तभी आप इन दो क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। State the characteristics of ideal transformer and draw the phasor diagram of practical transformer. तो पहले देखते हैं हम आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बेसिक डायग्राम लेते हैं, जिसे हमें एसी साइड हमारा कौन सी साइड में लगाया हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग को लगाया हुआ है, और सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ कनेक्टेड है, लोड को। आपको फ्लक्स पूरे कोर में से फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। यह डायग्राम इसके पहले हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ी हुई है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज़ वन विच हैज़ नो लॉसेस। आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस वहाँ पे ज़ीरो होते हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया है आइडियल ट्रांसफार्मर। बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स वाइंडिंग हैज़ नो ओमिक रेजिस्टेंस। जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, उस वजह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ से फ्लो होगा उसमें कोई भी लीकेज नहीं होगा, मतलब वो वैरी नहीं होगा। उस वजह से आपके ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे। इसीलिए आइडियल ट्रांसफार्मर को लॉस फ्री ट्रांसफार्मर कहा जाता है। An ideal transformer consists of conductive coil wound on loss-free core. आइडियल ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग है वो लॉस फ्री कोर पे वाउंड होती है। मतलब लॉस फ्री कोर क्यों बोला गया है, ट्रांसफार्मर में लॉसेस ही नहीं है। जितना वोल्टेज आपको प्राइमरी साइड में मिलता है उतना ही आपको सेकेंडरी साइड में मिलता है, इसलिए बोला है कंडक्टिव कॉइल वाउंड ऑन लॉस फ्री कोर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये अब हम देखेंगे। द लॉसेस आर ज़ीरो। अभी हमने बोला है रेजिस्टेंस ज़ीरो होने के वजह से फ्लक्स वैरी नहीं होगा, तो फ्लक्स ही वैरी नहीं होगा तो हमारा करंट भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ही ज़ीरो है तो हमारा लीकेज फ्लक्स भी कैसे रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। स्मॉल करंट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द फ्लक्स इनसाइड द कोर। दिस हैपन्स बिकॉज द परमिएबिलिटी ऑफ कोर इज वेरी लार्ज। आपको फ्लक्स डेवलप करने के लिए स्मॉल करंट रिक्वायर्ड है, और वो क्यों होता है, क्योंकि कोर की परमिएबिलिटी कैसी होती है, लार्ज होती है। द इफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100% बिकॉज देयर इज नो लॉसेस। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो, दैट्स वाई नो लीकेज फ्लक्स,
नो लीकेज फ्लक्स है मतलब हमारे लॉसेस ज़ीरो है। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होते हैं तो उसकी इफ़िशेंसी कैसे रहेगी फिर 100% रहेगी। द वोल्टेज रेगुलेशन इज 0% बिकॉज सेकेंडरी वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। अभी मैंने बोला था जितना वोल्टेज हम प्राइमरी में देंगे उतना ही वोल्टेज हमें कहाँ मिलने वाला है, सेकेंडरी में मिलने वाला है। तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, 0। वोल्टेज ड्रॉप को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी में कांस्टेंट वोल्टेज है मतलब हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, दैट्स वाई हमारा वोल्टेज रेगुलेशन भी आइडियल ट्रांसफार्मर में कितना है, 0 है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड आइडियल ट्रांसफार्मर इज दैट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कंटेन्स सम लॉसेस। प्रैक्टिकली जब हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे लॉसेस होते ही है। वोल्टेज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, मतलब वहाँ पे लॉसेस होना ही है। तो ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस होते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होते हैं और कोर लॉस होते हैं। व्हेन द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज ऑन नो लोड देन द सेकेंडरी करंट इज 0, हेंस द कॉपर लॉसेस आर 0। जब हमारा ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे है, नो लोड कंडीशन पे है मतलब सेकेंडरी साइड ओपन है, वहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगाया हुआ है। अगर लोड ही नहीं लगाया हुआ है तो सेकेंडरी साइड में करंट क्या होगा, 0 होगा। करंट ही नहीं है, लोड नहीं लगाया हुआ है तो वहाँ पे लॉसेस नहीं होंगे, तो सेकेंडरी साइड में कॉपर लॉसेस क्या होंगे, 0 होंगे। व्हेन स्मॉल प्राइमरी करंट फ्लो अंडर load condition to a small primary resistor, a small primary copper losses take place। सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे कॉपर लॉस नहीं होंगे, लेकिन प्राइमरी साइड में हमारा स्मॉल करंट फ्लो होगा क्योंकि हमने सप्लाई दिया है प्राइमरी साइड में। हमने भले ही सेकेंडरी साइड में लोड नहीं लगाया है, ओपन रखा है, लेकिन हमने प्राइमरी साइड में सप्लाई दिया है तो वहाँ पे सप्लाई देने के वजह से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के वजह से वाइंडिंग में कौन से लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस, क्योंकि हम वाइंडिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, कॉपर मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हमेशा हमारे कॉपर लॉसेस कहाँ होंगे, वाइंडिंग में, और आयरन लॉसेस कहाँ होंगे, कोर में। नो लोड कंडीशन में जब प्राइमरी करंट फ्लो होता है तो उसके दो फंक्शन होते हैं। पहला होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं IM, और दूसरा होता है एक्टिव कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं IC। तो पहले देखते हैं हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट मैग्नेटाइज द कोर दैट इज प्रोड्यूस द फ्लक्स। इस कंपोनेंट के वजह से हमारे कोर में से क्या फ्लो होता है, फ्लक्स फ्लो होता है, उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट है एक्टिव कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट सप्लाई द टोटल लॉसेस एट नो लोड। टोटल लॉसेस को सप्लाई करेगा एक्टिव कंपोनेंट, कौन सी कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में। अब हम देखेंगे फेजर डायग्राम for ideal transformer on no load। तो हम फेजर डायग्राम देखने वाले हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए फॉर नो लोड। तो हम हमेशा फेजर डायग्राम जो शुरू करते हैं वो हम शुरू करते हैं वोल्टेज से। हम इसको नाम देंगे V1, दिस इज V2। V1 के ही रेफरेंस में हम इंड्यूस्ड EMF शो करते हैं E1, एंड दिस इज E2। देन दिस इज अवर फ्लक्स फाई, और हमारा जो करंट रहेगा दैट इज इमेजिनरी करंट जो
अप्रोक्सीमेटली आइडियल ट्रांसफार्मर में 0 होता है। तो हमने जो करंट का डायरेक्शन है वो 0 पे शो किया है, दैट इज आई इमेजिनरी। जो एक्चुअल करंट है दैट इज द 0। अब हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज V1, दिस इज V2, नाउ द इंड्यूस्ड EMF E1 एंड दिस इज E2। देन नो लोड के तरह ही हम यहाँ पे इस एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं हमारा फ्लक्स, उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। सो फॉर लोड कंडीशन अगेन हमने इमेजिनरी करंट अप्रोक्सीमेट टू 0 बोला था, तो हम फ्लक्स पे करंट ड्रॉ करते हैं 0 के रेफरेंस में। देन जो हमारा एक्चुअल करंट अब हमने बोला है ऑन लोड के लिए, तो ऑन लोड के लिए दिस इज फॉर द इंडक्टिव नेचर। इंडक्टिव नेचर के लिए हम फेजर डायग्राम देख रहे हैं। ऑन लोड, लोड 3 टाइप के होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। तो हम देखते हैं इंडक्टिव लोड के लिए। अब इंडक्टिव लोड के लिए वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन होता है लैगिंग। लैगिंग यानी क्लॉकवाइज। जब भी हम करंट का रेफरेंस देंगे तो वो वोल्टेज के साथ कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज मतलब वोल्टेज के सामने हमारा क्या आएगा, करंट आएगा। तो हम यहाँ से करंट का रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। लोड करंट यानी हम इसको नाम देंगे I2। इसको ही अगर हमने सामने कैरी फॉरवर्ड किया तो ये डैश डैश में हम शो करेंगे, दिस इज I2 डैश। अब हम यहाँ पे हमें टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट निकालना है तो हमें I2 डैश एंड I इमेजिनरी को एज अ रेफरेंस कंसिडर करना होगा। फिर इन दोनों के रिजल्टेंट से जो हमें करंट मिलेगा दैट इज अवर टोटल करंट, मतलब हम उसको बोलेंगे एक्चुअल करंट। अगर हमें I2 को रेफरेंस लेना है तो हम इस स्केल को ऐसे पैरेलल में लेके आएंगे और उसको ड्रॉ करेंगे I इमेजिनरी से। फिर हमें I इमेजिनरी करंट को रिजल्टेंट लेना है तो हम यहाँ पे स्केल रखेंगे, इसको पैरेलली लेके जाएंगे I2 डैश के एरो पर। फिर हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट लेंगे और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट होते हैं वहाँ से हम 0 को ज्वाइन करेंगे। दिस इज अवर एक्चुअल करंट I। This is the phasor diagram for ideal transformer for load। इसको हम बोलेंगे वोल्टेज V1 से लेके करंट I तक फाई, दिस इज द एंगल फाई। इसको हम बोल देते हैं I1, तो दिस इज फाई 1। ये हमारा I2 था, तो यहाँ से लेके I2 डैश तक ये बनेगा हमारा फाई 2 डैश। और वोल्टेज से लेके I2, दिस इज द एंगल फाई 2। एंगल का डेफिनेशन हमें पता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसको हम बोलते हैं हम फ्लक्स एंगल। अब हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो हम पहले वोल्टेज को ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज V1, V2, दिस इज E1, E2, देन एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में
दो करंट होते हैं, दैट इज आई एम, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, और दूसरा होता है आई सी, उसको हम बोलते हैं एक्टिव करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट हम ड्रॉ करते हैं फ्लक्स पे, क्योंकि जहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट आता है। और हम हमेशा एक्टिव करंट ड्रॉ करते हैं वोल्टेज पे, क्योंकि जहाँ पे लॉसेस आते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं एक्टिव करंट। तो हम फ्लक्स प्रोड्यूस करता है मैग्नेटाइजिंग करंट, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 0, इसको हम बोलेंगे आई एम यानी मैग्नेटाइजिंग करंट। और देन एक्टिव करंट हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज पे, दैट इज द एक्चुअल वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे आईसी। और इन दोनों के रिजल्टेंट से हमें जो करंट मिलेगा दैट इज अवर I0, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी करंट। तो हमको IC का अगर रिजल्टेंट लेना है तो हमें यहाँ पे स्केल रखनी पड़ेगी और उसको हम लेके चलेंगे IM पे, देन यहाँ से हम इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। देन हमें IM से करंट का रिजल्टेंट चाहिए, तो हम स्केल को यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम इसका रिजल्टेंट, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट टच होते हैं वहाँ से हम एक्चुअल करंट ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलते हैं I0। I0 मतलब प्राइमरी करंट अंडर नो लोड कंडीशन, जहाँ पे लोड अप्लाई नहीं है, जिसको हम बोलेंगे नो लोड कंडीशन का करंट। अब हम देखेंगे फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। तो लोड ऑन लोड पे हम अब फेजर डायग्राम देखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हमने फेजर डायग्राम देखी थी नो लोड पे। तो ऑन लोड पे हमारे 3 टाइप के लोड है, दैट इज फॉर द रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। अगर आप MSBT में क्वेश्चन पूछते हैं स्पेसिफिकली फॉर रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड, तो रिस्पेक्टिव लोड्स के आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने हैं, बट वहाँ पे ओनली ऑन लोड बोला हुआ है और स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है लोड का, तो आप इन तीनों में से कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो फॉर रेजिस्टिव लोड हमेशा आपको ध्यान में रखना है वोल्टेज एंड करंट का नेचर होता है इन फेज। इन फेज मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द फेज एंगल, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वो ऑलवेज होगा 0। तो हमने वोल्टेज की लाइन पहले ड्रॉ की है, दैट इज द प्राइमरी वोल्टेज V1, सेकेंडरी वोल्टेज V2, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF E1 एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2। देन हमने एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया है फ्लक्स। तो इसके पहले हमने जो नो लोड करंट ड्रॉ किया था उसमें हमने I0 को रिजल्टेंट निकाला था, I0 इज द नो लोड करंट, तो हम उसको पहले ड्रॉ करेंगे। देन हमें लोड करंट निकालना है। लोड करंट में अभी मैंने बोला वोल्टेज एंड करंट का नेचर एक होता है, मतलब जहाँ हमारा वोल्टेज आता है वही हमारा करंट भी आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 है। तो हमें लोड करंट निकालना है। लोड कहाँ होता है? सेकेंडरी साइड में होता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हमें लोड लगाना होता है, तो हमारा लोड करंट भी कहाँ ड्रॉ होगा? सेकेंडरी साइड के वोल्टेज पे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं हमारा I2। अब हमें इसको रिजल्टेंट लेके जाना है, तो हम इसको अपोजिट में लेके जाते हैं, इसको हम बोलेंगे I2 डैश, यानी I2 का ही रिजल्टेंट करंट, उसको हम बोलेंगे I2 डैश। अब हमें जो रिजल्टेंट करंट मिलेगा वो मिलेगा I2 डैश से और I0 से। तो I0 का अगर हमें रेफरेंस लेना है तो यहाँ से हम स्केल रखेंगे और वो हम ड्रॉ करेंगे I0 से, फिर I0 पे स्केल रखेंगे, इसको हम पैरेलली लेके जाएंगे I2 डैश पे, और हम यहाँ से इसका रेफरेंस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ से हम
करंट ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे 0 और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी करंट I1। सो V1 से लेके I1 यानी एंगल बिटवीन वोल्टेज V1 एंड I1 इसको हम बोलेंगे phi1 एंड एंगल बिटवीन वोल्टेज V1 एंड I0 दिस इज phi0। और हमारा I2 और V2 का एंगल कितना है 0 बिकॉज फॉर रेजिस्टिव लोड V2 एंड I2 इज इन फेज। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टिव लोड। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर इंडक्टिव लोड। अब हम देखेंगे फॉर इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड के लिए वोल्टेज एंड करंट का नेचर होता है लैगिंग। अगर हमें करंट एज द रेफरेंस ऑफ वोल्टेज से ड्रॉ करना है तो वो हमेशा आएगा क्लॉक वाइज। क्लॉकवाइज मतलब लैगिंग। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज, दिस इज V1, V2, इंड्यूस्ड EMF E1, दिस इज इंड्यूस्ड EMF E2। फिर हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं हमारा फ्लक्स फाई। देन एज पर द रेजिस्टिव लोड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले नो लोड करंट I0। अब इसके पहले रेजिस्टिव के लिए इन फेज था, तो जहाँ पे हमारा V2 था वहीं पे हमने I2 ड्रॉ किया था। अब इंडक्टिव लोड, अभी मैंने बताया है कि लोड करंट हम सेकेंडरी साइड में ड्रॉ करते हैं, तो क्लॉकवाइज यानी वोल्टेज से अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्लॉकवाइज मतलब हमारा करंट यहाँ पे आना चाहिए, दिस इज I2। इसका ही रिजल्टेंट हम सामने लेते हैं, दिस इज I2 डैश। तो हमें टोटल करंट I1 कब मिलेगा, जब हम इन दोनों का रेफरेंस लेके एक रिजल्टेंट पैरेललोग्राम बनाएंगे, तब हमें एक्चुअल करंट मिलेगा। तो I2 डैश पे हम स्केल रखेंगे और इसका रेफरेंस लेंगे हम I0 से। फिर हम I0 पे स्केल रखते हैं, इसको पैरेलली लेके जाएंगे, फिर इसका रेफरेंस लेंगे हम I2 डैश से, और जहाँ पे ये मिलता है वहाँ से हम 0 तक करंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज द एक्चुअल करंट I1। सो V1 से लेके I1 के एंगल को हम बोलेंगे phi1, V2 से लेके V1 से लेके I0 के एंगल को हम बोलेंगे phi0 एंड V1 से लेके I2 डैश के एंगल को हम बोलेंगे phi2 डैश, और उसी का एक्चुअल एंगल V2 से लेके I2 phi2। दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम फॉर द इंडक्टिव लोड। अब हम देखेंगे फॉर द कैपेसिटिव लोड। अब हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड फॉर द कैपेसिटिव लोड। इसके पहले हमने देखा है फॉर द रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वोल्टेज एंड करंट का नेचर फॉर द कैपेसिटिव लोड, जो कि होता है हमेशा लीडिंग इन नेचर। लीडिंग इन नेचर यानी वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो एंगल रहेगा दैट इज लीडिंग रहेगा, मतलब वोल्टेज से करंट का जो नेचर रहेगा दैट इज एंटी क्लॉक वाइज। जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आपको ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है ये पता चलेगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज। तो वाई एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है V1, दिस इज V2, दिस इज V1, इंड्यूस्ड EMF E1 एंड दिस इज E2। देन एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे फ्लक्स, उसको हम नोट डाउन करेंगे फाई से। सो हम प्राइमरी करंट ड्रॉ करेंगे I0, सो लोड करंट हम सेकेंडरी में ड्रॉ करते हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये
यहाँ से आएगा हमारा करंट I2। फॉर इंडक्टिव नेचर ये क्लॉकवाइज आया था, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी वोल्टेज के पीछे, और क्लॉकवाइज यानी वोल्टेज के सामने, और इन फेज यानी एग्जैक्टली वोल्टेज पे। तो अब हमें इसको सामने लेके जाना है। दिस इज I2 डैश। अब हम जो रिजल्टेंट करंट निकालेंगे वो निकालेंगे I2 डैश से और I0 से। तो हम I2 डैश पे स्केल रखेंगे और इसका रिजल्टेंट लेंगे हम I0 से। हम इस वोल्टेज के लाइन को सामने बढ़ा देंगे। देन हमें I0 का जो रेफरेंस लेना है, ये स्केल रखेंगे, इसको पैरेलली लेके जाएंगे I2 डैश पे। तो यहाँ पे ये मीट होता है, मतलब हमारा करंट यहाँ से ड्रॉ होगा। दिस इज I1। तो V1 से लेके इतना एंगल हम इसको बोलेंगे phi1। I0 से लेके V1 दिस इज phi0, और ये हमारा टोटल एंगल होगा phi2, और इसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। V2 और I2 के बीच का एंगल phi2, V1 एंड I1 के बीच का एंगल phi1, I0 एंड V1 के बीच का एंगल, सॉरी यहाँ हम इसको बोलेंगे phi0। तो आप देख रहे हो जैसे वोल्टेज के पहले यानी एंटी क्लॉकवाइज I2 आया है, सेम रिजल्टेंट वोल्टेज के पहले यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ही बोल सकते हैं, V1 के पहले I1 आया है। मतलब दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द कैपेसिटिव लोड। फॉर इंडक्टिव नेचर अगर हमारा करंट यहाँ है, मतलब V2 से क्लॉकवाइज हमारा करंट है, तो फॉर रिजल्टेंट I1 के लिए भी हमारा करंट V1 के बाद में ही आएगा, दैट इज क्लॉकवाइज फॉर इंडक्टिव नेचर। नाउ द असाइनमेंट क्वेश्चन इज स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आपको इस क्वेश्चन को आपके कॉपी में लिखना है। आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। अब हम देखेंगे प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। पहला है हमारा बेसिक नॉलेज एंड डिसिप्लिन नॉलेज। तो आपको इस वीडियो से ट्रांसफॉर्मर का बेसिक नॉलेज मिलता है, तो यहाँ पे आपका PO1 सेटिस्फाई होता है। देन PO4 इज़ इंजीनियरिंग टूल्स। जब आप ट्रांसफॉर्मर पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आपको आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है। दैट्स वाई आपका PO4 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO6 इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब आप माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे या प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आपको इंडिविजुअली ऑल इक्विपमेंट्स को हैंडल करते आना है। दैट्स वाई आपका यहाँ पे PO6 भी सेटिस्फाई होता है। PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे या प्रैक्टिकली वर्क करोगे लैबोरेटरी में, देन आपको ट्रांसफॉर्मर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस यूनिट से पढ़ने को मिल रहा है। दैट्स वाई आपका PO7 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।